हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज इस सेशन में हम ये देखेंगे कि आपके लिए 25 क्वेश्चंस मैंने ये फ्रेम किया है और ये जो 25 क्वेश्चन है, ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मैं एक-एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक-एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिस्ट्री की फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सोसाइटी से क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि स्टेट थ्री कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, बेसिकली क्या कह रहा है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके तीन मुख्य कारण क्या है, तीन मेजर कॉजेज क्या क्या हैं जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। मैं पढ़ाते टाइम में ये बताया था, जैसे कि हैवी टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, जिससे क्या हो रही थी, सोशल इनइक्वालिटीज आ रही थी। देखिए अब टैक्स तो लगाया जा रहा था, लेकिन वो टैक्स जो है ना वो फर्स्ट स्टेट के ऊपर लगाया जा रहा था, ना सेकंड स्टेट के ऊपर लगाया जा रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर लगाया जा रहा था। अब ये थर्ड स्टेट के ऊपर लगाया जा रहा था टैक्स, जिसकी वजह से क्या हो रही है, सोशल इनइक्वालिटी, मतलब समाज समाज में इनइक्वालिटी आ रही थी। ये पहला रीजन हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। दूसरा रीजन क्या, इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू वॉर्स एंड एक्स्ट्रा वेकेंट स्पेंडिंग बाय द मोनार्की। देखिए वहाँ का जो राजा था, हाँ, वहाँ का जो राजा, तो वो लड़ाई वगैरह में बहुत ज्यादा पैसे, एक्स्ट्रा वेकेंट होता है मतलब पैसे खर्च करना, बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। किसके ऊपर? लड़ाइयों के ऊपर। मोनार्की मतलब वहाँ का राजा लुईस 16 था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे। दूसरी लाइन होगी, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बाय फिलोसोफर। और वहाँ के जो फिलोसफर्स थे, वो कहीं ना कहीं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज, जो आइडियाज थे, इसको क्या कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से ये तीन मेजर पॉइंट्स हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रांस ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। देखिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूंगा, लेकिन टॉपिक आपके एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ वुमेन इन फ्रांस ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो वुमेन थी, उनका उनका रोल क्या था? फ्रांस में जो वुमेन थी, उनका रोल क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? तो फर्स्ट क्या था, वुमेन फाउंड पॉलिटिकल क्लब्स एंड डिमांडेड द राइट टू वोट। देखिए कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें बेसिकली जो वुमेन थी उनको राइट नहीं दिया गया था वोट का, जिसको लेकर उन लोगों ने जिसको लेकर जो वुमेन थी उन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया? पॉलिटिकल क्लब। और वो पॉलिटिकल क्लब जिन्होंने बनाया वुमेन ने, उसके रीजन क्या थे, वो डिमांड कर रही थी, क्या डिमांड कर रही थी, राइट टू वोट का डिमांड कर रही थी, कि भाई उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें भी इक्वालिटी मिले, और वो भी क्या करे, राइट टू वोट, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, जो कि उनको ये पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया था। दे पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन लाइक द मार्च टू वर्सलाइज। और डेमोन्स्ट्रेशंस मतलब क्या होता है, हड़ताल वगैरह, तो हड़ताल वगैरह में भी प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रही थी, मार्च कर रही थी वर्सलीज के लिए। दे कैंपेन फॉर एजुकेशन, इक्वल वेजेस एंड एन एंड टू फूड स्कैर्सिटी। देखिए वो कैंपेन करना मतलब कि वही वापस से हड़ताल करना, हाँ, यही सारी चीजें होती हैं। तो वो हड़ताल कर रही थी, कंपेन कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी, हाँ, ये सारी चीजें कर रही थी, किसके लिए? एजुकेशन के लिए, हाँ। इक्वल वेजेस मतलब कि कहीं ना कहीं उनको, वही अगर कहीं जाके बाहर काम कर रही थी, तो उनको उतने पैसे नहीं दिए जा रहे थे, जो कि और जो मेल मेंबर्स होते हैं या फिर जो मेल हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं। एंड टू फूड स्कैर्सिटी, और जो कहीं ना कहीं खाने की कमी हो जा रही थी, हाँ, फूड स्कैर्सिटी आ जा रही थी इसकी वजह से। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन एनी थ्री डिमांड्स ऑफ द थर्ड स्टेट इन 1789। 1789 में जो तीन मेजर डिमांड थी थर्ड स्टेट की, हाँ, जो थर्ड स्टेट है, मैंने बताया था ना, फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में बेसिकली आपके जो पुअर पीपल होते हैं, या जो पीजेंट्स होते हैं, फार्मर होते हैं, या फिर जो और जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हो गए, ये सब थर्ड स्टेट में आते हैं। तो उनकी मेजर तीन क्या डिमांडेड थी, तो पहली डिमांड क्या थी देख लेते हैं, एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस एंड अनफेयर टैक्सेस। अनफेयर टैक्सेस मतलब क्या, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट था उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, और जो थर्ड स्टेट था, जिसमें गरीब लोग आते थे, या फिर जो पीजेंट फार्मर थे, या फिर और जो लोअर कम्युनिटी के लोग थे, जो बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस, जो बहुत ज्यादा हम्म, जो बहुत या फिर ये कह सकते हो, जो बहुत सुख समृद्धि नहीं थे, उनके ऊपर क्या किया जा रहा था, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे थे। तो ये एक मेजर
आपकी डिमांड्स हो सकती है कि उनकी डिमांड क्या थी कि एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, मतलब कि ये जो राजघराने के जो लोग थे, जो फ्यूडल लोग थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार वगैरह थे, उनको जो प्रिविलेजेस दी जा रही थी, प्रिविलेजेस क्या थे, वही फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से टैक्स नहीं लिया जाता था, तो यही सुख सुविधाएं दी जा रही थी, तो उनको क्या करना था, एबोल्यूशन करना था। एबोल्यूशन मतलब समाप्त करना। अब ये समाप्त करने की जो डिमांड है किसने रखी थी, थर्ड स्टेट में कौन आते, थर्ड स्टेट में वही पीजेंट फार्मर और छोटे कम्युनिटी के लोग आ रहे थे। अ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटिंग द पावर ऑफ द किंग, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसमें एक ऐसा संविधान बने जिसमें राजा की जो पावर है उसको क्या किया जाए, लिमिट किया जाए। अब देखो, अगर राजा को पावर बहुत ज्यादा दी जाएगी तो क्या करेगा, मनमानी करेगा। अब मनमानी न करने की वजह से इन लोगों की डिमांड थी, थर्ड स्टेट की ये डिमांड थी, थर्ड स्टेट की ये डिमांड थी कि उनको क्या किया जाए, उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है, इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीजन। और थर्ड डिमांड क्या थी कि सारे सिटीजन को, सारे नागरिकों को राइट्स क्या रहे, इक्वल रहे, मतलब सबको समान, जैसे राइट टू वोट सबके पास होना चाहिए, ठीक है, जो टैक्सेस हैं वो सारे पे करें, ये मैटर नहीं करता है कि कौन से कास्ट से हैं, कौन से रिलीजन से हैं, हाँ, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एनी थ्री इफेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन फ्रांस, ठीक है। तो अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उसके 3 प्रभाव आपको क्या देखने के लिए मिले? जैसे मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ तो आपको 3 क्या प्रभाव देखने के मिले फ्रांस में? तो पहली क्या चीज़ें थी? पहली ये थी कि जो मोनार्की थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब मोनार्की खत्म होने के बाद क्या चीज़ का बर्थ हुआ? रिपब्लिक का बर्थ हुआ। रिपब्लिक मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब कि उस राज्य का, उस कंट्री का जो हेड है, उस कंट्री का जो हेड है, अब वो क्या बन गया? अब वो रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक मतलब मैंने क्या बताया था? रिपब्लिक मतलब कि जो भी प्रेसिडेंट होगा वहाँ का, वो कैसा होगा? वो इलेक्टेड होगा, ठीक है? इसका मतलब यही है, रिपब्लिक मतलब वहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा वो कैसे होगा? वो इलेक्टेड होगा, वो चुन के आएगा, हाँ? वंशागुनत नहीं होगा, मतलब कि हेरिडेटरी नहीं होगा, ठीक है? ये बातें हो गई। अगली देख लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड प्रिविलेजेस ऑफ नॉबल्स, जो नॉबल्स को प्रिविलेजेस दी जा रही थी, हाँ? जो सुख सुविधाएं जो फर्स्ट स्टेट को दी जा रही थी उसको भी क्या करना था? एवोल्यूशन मतलब समाप्त करना था। फ्यूडल ड्यूज में भी सारी चीजें खत्म करनी थी, मतलब खत्म हो गई, ये खत्म नहीं करनी थी। ये इफेक्ट देखा जा रहा है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो इफेक्ट हुआ था। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हाँ, माफी चाहता हूँ। आगे देख लेते हैं। हाँ, तो मतलब क्वेश्चन यही है कि 3 इफेक्ट बताइए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फ्रांस में हुआ था उसके 3 परिणाम क्या निकल के आए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद चीजें सामने क्या निकल के आई कि मोनार्की खत्म हो गई, रिपब्लिक आ गया, जो नॉबल्स लोग को प्रिविलेजेस दी जा रही थी वो खत्म कर दी गई। देन इसके बाद जो वहाँ के लोगों के बीच में बहुत सारे आइडियाज स्प्रेड किए गए, कैसी पूरे देश में डेमोक्रेसी जैसी चीजें क्या होने लगी, इंट्रोड्यूस होने लगी, हाँ, नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी अक्रॉस यूरोप, पूरे अक्रॉस यूरोप के चारों तरफ कहीं ना कहीं नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी की जैसी चीजें आइडियाज स्प्रेड होने लगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। देखिए, कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वहाँ के सिटीजन को एक राइट मिला था, जैसे राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का डिक्लेरेशन हुआ था। अब इसमें चीजें क्या है, इसमें ये है कि इट ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसमें देखिए बेसिकली है क्या, ये भी एक राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट जैसे ही है। क्या है ये? फंडामेंटल राइट जैसे। अब इसमें क्या दिया जा रहा है, गारंटी क्या मिल रही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बोल सकते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सब क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि आपको आपको अपनी प्रॉपर्टी भी रखने का अधिकार है। असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ओवर द किंग, बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इतना सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या है, ज्योग्राफी का देख रहे हैं आपका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो गया, दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है, राइट 3 फीचर्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन। एक हिमालयन माउंटेन होने का 3 क्या फीचर्स हैं? हाँ, 3 फीचर्स क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड पीक्स, ठीक है। जो माउंटेन्स होते हैं, ये माउंटेन्स कैसे हैं? ये ये क्या है? यंग यंग मतलब कि ये रिसेंट बने हैं, ये रिसेंट बने हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। अब बहुत ज्यादा पुराने नहीं है मतलब क्या है, जो आपके अरावली रेंजेस है ये क्या है, सब बहुत पुराने पुराने हैं। हाँ, ये यंग है। और फोल्ड फोल्ड मतलब इसको क्या बोला जाता है? फोल्ड। ये क्या है? फोल्ड। फोल्ड हो गया। एंड रग्ड रग्ड पीक्स मतलब कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। हाँ, जो चोटियां क्या है, देखो जैसे माउंट एवरेस्ट है आपका 8858 है। हाँ, ये क्या है? रग्ड पीक्स मतलब बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। दे एक्ट एज अ क्लाइमेट बैरियर अगेंस्ट कोल्ड विंड्स। देखिए, ये माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, ये भी माउंटेन है। अब पीछे क्या है? सेंट्रल एशिया है। इधर क्या है? सेंट्रल एशिया। ऊपर जाएंगे तो रसिया वगैरह है। तो वहां से क्या हो जाती है, वहां से आपकी क्या आती है, वहां से आपकी आती हैं ठंडी हवाएं। अब ये ठंडी हवाएं
ये सब जो हैं, ये आपकी जो हिमालयाज़ वगैरह हैं, इस ठंडी हवाएँ को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं। क्या कर देती हैं? रोक दे देती हैं। जिसकी वजह से ये माउंटेन क्या एक्ट करता है? ये माउंटेन एक्ट करता है एज़ अ क्लाइमेटिक बैरियर अगेंस्ट कोल्ड विंड। कोल्ड विंड को रोकता है और वैसे क्लाइमेट को उस साइड ही रहने देता है। सोर्सेज़ ऑफ पेरिनियल रिवर लाइक गंगा एंड यमुना। देखिए, मैंने बताया था कि जो गंगा और यमुना है, ये जो आपकी हिमालय है, इसी हिमालय में से जो स्नो मेल्ट होता है, तो वहाँ से क्या निकल के आती है? गंगा निकल के आती है, यहीं से आपकी कहीं यमुना निकल के आती है। तो ये सब क्या है? सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर मतलब ऐसी रिवर जो हमेशा 12 के 12 महीने उसमें पानी आपको अवेलेबल मिलेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब 3 इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द हिमालय। हिमालय के 3 इंपोर्टेंट फीचर्स क्या-क्या हैं? जैसे कि दे आर पेरिनियल, ये पेरिनियल है, पेरिनियल मतलब कि आपको 12 महीने पानी मिलेंगे। फेड बाय रेन एंड ग्लेशियर, पानी कहाँ से मिलेगा आपको? बारिश का पानी मिलेगा और ग्लेशियर मेल्ट होगा वहाँ से मिलेगा। दे फॉर्म गॉर्ज, गॉर्ज इन माउंटेन्स एंड मिएंडर्स इन प्लेन्स। देखिए, जब ये प्लेन्स पे आती है तो मिएंडर बनाती है। मैंने बताया था ना मिएंडर ऐसे होता है। ये क्या है आपका? मिएंडर हो गया। हाँ? नागिन की तरह चलते हुए आती है तो इसको क्या बोला जाता है? मिएंडर। अब मिएंडर कहाँ बनाती है? मिएंडर प्लेन्स में बनाती है। और गॉर्ज कहाँ बनाती है? जैसे माउंटेन से कटते हुए आती है, माउंटेन को काटते हुए आएगी तो क्या बनाएगी? गॉर्ज बनाएगी। यूज़ फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए काम आता है, सिंचाई के लिए काम आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब अब बहुत पानी एक जगह इकट्ठा करके रिजर्वायर करके अब वहाँ से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टाइल सॉइल, अब इसके आने की वजह से जैसे पानी आ रहा है, पानी जब गंगा जब पानी लेके आती हैं, तो अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह भी लेके आती हैं। क्या लेके आती हैं? अवसाद वगैरह, सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती हैं, सिल्ट, क्ले वगैरह सारी चीज़ें लेके आती हैं और इकट्ठा कर देती हैं, जिसकी वजह से वो जो एरिया हो जाता है, वो कैसा हो जाता है? फर्टाइल सॉइल हो जाता है। ये भी खत्म हो गया। आगे देखिए आपका एक्सप्लेन एनी 3 रिलीफ फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्जांपल। रिलीफ फीचर्स मतलब मैंने क्या बताया था? ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीफ फीचर्स मतलब क्या होते हैं? रिलीफ फीचर्स मतलब लैंड फॉर्म्स। क्या होते हैं? लैंड फॉर्म्स। जैसे लैंड फॉर्म्स क्या-क्या है? आपके जो माउंटेन है, वो भी एक लैंड फॉर्म्स है। जो आपके प्लेट्यू, वो भी एक लैंड फॉर्म्स है। जो आपके प्लेन्स है, वो भी एक लैंड फॉर्म्स है। लैंड फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब क्या होता है? रूप। फॉर्म मतलब रूप। किसका किसका? लैंड का अलग-अलग रूप। तो लैंड का अलग-अलग रूप जब आप देखेंगे, तो क्या देखेंगे उसमें? माउंटेन देखेंगे, प्लेन देखेंगे, डेजर्ट देखेंगे, प्लेट्यू देखेंगे, कोस्टल प्लेन्स देखेंगे, आइलैंड देखेंगे। ये सब क्या है? ये सब रिलीफ फीचर्स है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है आपके लैंड फॉर्म। तो लैंड फॉर्म ऑफ रिलीफ फीचर में कोई डाउट मत रखिएगा, वापस से बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला रिलीफ फीचर आप क्या देखेंगे? नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन देखेंगे, हिमालय विथ हाई पीक्स। हम हिमालय देखेंगे जो कि हाई पीक्स होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स दिखेंगे, फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की। पेनिनसुलर प्लेट्यू देखेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ है? डेक्कन प्लेट्यू में है। और जो कि रिच मिनरल्स होते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में आपको क्या दिखेंगे? बहुत सारे मिनरल्स वहाँ से मिल जाते हैं। हाँ, ये चीज़ें होगी। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज इज अ ड्रेन बेसिन। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये आपकी ठीक है, ये आपकी गंगा निकल के आ रही है, यहाँ से ये ट्रिब्यूटरीज़ हो गई, यहाँ से ये ट्रिब्यूटरीज़, ये पूरा जो ज़ोन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये आपका ड्रेनेज बेसिन हो जाएगा। तो जिस एरिया में पूरा ज गंगा जी का पानी है, गंगा रिवर का जहाँ तक पानी फैला हुआ है, वहाँ तक रिवर का और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ का, उसी को ड्रेनेज बेसिन बोला जा रहा है। जैसे कि गंगा बेसिन। गंगा बेसिन कहाँ तक फैला है? पूरा आपके उधर उत्तराखंड वगैरह से आते हुए, हरिद्वार से आते हुए, इधर पूरा यूपी, बिहार, बंगाल से होते हुए, ये पूरा एरिया क्या जहाँ तक गंगा जी का पानी है, पूरा एरिया आपका किसमें आ जाता है? पूरा एरिया आ जाता है आपका गंगा आपका ड्रेनेज बेसिन में। एग्जाम्पल की तरफ गंगा बेसिन हो जाएगा। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अब देखिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के एग्जाम्पल्स क्या-क्या हो जाते हैं या फिर डिफरेंसेस पूछ रहा है। जैसे वेस्टर्न घाट आर कंटीन्यूअस एंड हायर, ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड लोअर। जैसे मान लीजिए कि ये जो है, ये है। अब इसमें क्या कह रहा है? जो ये हो जाएगा ईस्टर्न घाट, ये क्या हो जाएगा? ईस्टर्न घाट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ठीक है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट मतलब क्या है? ये एक तरह का आपका माउंटेन ही है, लेकिन हाइट इसकी क्या है? कम है। हाइट क्या है? कम है। हाइट क्या है इसकी? कम है। घाट मतलब समझ लीजिए एक तरह का माउंटेन ही है, एक तरह का पर्वत ही है, लेकिन हाइट में छोटा है। तो यहाँ पर क्या है? वेस्टर्न घाट क्या है? कंटीन्यूअस है। मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लगातार बहुत सारे क्या है? माउंटेन्स है। इसमें कट नहीं है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है, ये ब्रोकन है और लोअर है। लोअर मतलब छोटा है और इसमें ब्रोकन है कहीं ऐसे से। है ऐसे भी माउंटेन, लेकिन माउंटेन्स के बीच में ऐसे-ऐसे ब्रोकन है, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया टॉपिक। आगे देखते हैं। वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल। अब जो वेस्टर्न घाट है आपका, ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर बारिश बहुत क्या हो जाती है? रेनफॉल ज़्यादा होती है। रेनफॉल ज़्यादा होती है। रिसीव मोर रेनफॉल, ईस्टर्न घाट आर ड्रायर। ये जो रीजन है, ये ड्रायर होता है। ड्रायर मतलब सूखा। यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो सूखा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। रिवर कट डीप वैलीज इन वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न रिवर फॉर्म डेल्टास। देखिए मैंने ड्रेनेज वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था,
कि ये जो है इधर क्या बनता है, इधर आपका डेल्टा बनता है, इधर क्या बनता है डेल्टा, इधर क्या बनता है एस्चुरीज बनता है। मोस्ट ऑफ द जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है सब कहाँ ड्रेन आउट होती है, सब आपकी ड्रेन आउट होती है बे ऑफ बंगाल में। और इधर की नर्मदा और जो तापी 2 रिवर है जहाँ कहाँ ड्रेन आउट हो रही हैं आपके अरेबियन ओशन में। यहाँ पर भी देखिए ये लिखा है कि रिवर कट्स डीप वैलीज, यहाँ की जो रिवर्स हैं वो क्या डीप वैली गहरी घाटी बनाते हुए जा रही होती हैं। वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स फॉर्म डेल्टास, ईस्टर्न रिवर क्या बनाती है डेल्टास बनाती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आपका जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी के ऊपर है। डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन, ठीक है। मेंशन 3 आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए इंपॉर्टेंट है, बार बार आ जाता है क्वेश्चंस कि आप अपने आर्गुमेंट्स बताइए या फिर डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ वर्ड्स लिखिए, कुछ पॉइंट लिखिए। इंश्योर इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन, डेमोक्रेसी अगर किसी भी कंट्री में रहेगी तो वहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वहाँ पर इक्वालिटी दिखाई जाती है कि सबके बीच में सब लोगों के बीच में क्या समानता है। डिग्निटी ऑफ सिटीजन मतलब हर एक इंसान, हर एक सिटीजन का डिग्निटी है मतलब मान और मर्यादा, सबका सबकी बातों को रखा जाता है और सबकी मर्यादाओं का ध्यान दिया जाता है। ये मैटर नहीं करता है कि वो किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, किस रीजन से है, उसकी भी डिग्निटी सरकार के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अलाउ पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, आराम से कोई भी गवर्नमेंट आज के समय है तो वो आराम से अगले 5 साल बाद तो क्या हो सकती है चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट सरकार चेंज हो सकती है। ये नहीं कि आज जो सरकार बन गई अब अगले 10 साल 20 साल 25 साल तक वही सरकार रहेगी, नहीं। जनता चाहेगी तो सरकार क्या कर देगी पीसफुली चेंज कर देगी। प्रोटेक्ट राइट्स एंड फ्रीडम, लोगों के जो भी राइट्स हैं, जो भी फ्रीडम है, जो भी अधिकार है, जो भी उनको आज़ादी दी गई है उसको क्या किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। संविधान उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके राइट्स और आपके फ्रीडम वायलेशन होते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। ये पहला क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बार बार कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने के लिए आ ही जाता है। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की 3 रीजन, इट अलाउज सिटीजन टू चूज देयर रूलर्स, मतलब कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो अपने रूलर्स मतलब कौन, वही एमपी हो गए, एमएलए हो गए, हाँ, जो एमपी एमएलए हैं जिनको क्या बोला जाए यहाँ पर रूलर्स बोला जा रहा है, उस रूलर्स को क्या कर सकते हैं सिटीजन चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हाँ, उनको इनके पास ये राइट है। रिड्यूस चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, अब यहाँ पर क्या होता है अगर डेमोक्रेसी रहती है तो पावर का बहुत ज्यादा मिसयूज नहीं होता है, मतलब होता है फिर भी, लेकिन इसमें क्या रिड्यूस मतलब कम होता है। प्रमोट्स डिस्कशन अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल्स वेलफेयर, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहता है कि कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी रूलर है, अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा, हाँ, तो उसको जनता अगली बार क्या करेगी, हटा देगी। इसके लिए जो भी रूलर है उनको क्या होना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, मतलब जवाबदेही उनको रहना पड़ता है। एंड पीपल्स वेलफेयर, लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के लोगों के भले के लिए काम किया जाता है। प्रमोट्स डिस्कशन, यहाँ पर बहुत प्रॉपर डिस्कशन होते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, कोई भी लॉ आएगा, कोई भी कानून आएगा, उसको पास करने के लिए प्रॉपर लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट होते हैं, डिस्कशन होता है, तब जाके कोई भी जो बिल है वो लॉ बनता है। मतलब कोई भी चीज ऐसे वैसे नहीं पास हो जाती है, मतलब जो है मुंह उठा के पास करवा दे, नहीं, उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट डिस्कशन होता है। जो वहाँ की सरकारें हैं, जो वहाँ के एमएलए एमपी हैं, वो प्रॉपर अकाउंटेबल होते हैं। और पीपल्स वेलफेयर मतलब लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों की सारी चीजों को देखते हुए काम किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर क्या क्या है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स हैं, प्रोवाइड्स अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम में देखिए कहीं भी अगर फेडरल सिस्टम होगा उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। जहाँ किसी भी स्टेट में आपको एक स्टेट गवर्नमेंट दिख रहा है, मतलब राज्य में भी सरकार और केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार और केंद्र में भी सरकार, दो लेवल की सरकार आपको दिख रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब हमारे अगर इंडिया में देखा जाए तो राज्य में भी सरकार है, हाँ, यूपी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, बंगाल गवर्नमेंट है, और केंद्र में आपकी मोदी गवर्नमेंट है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको फेडरल सिस्टम बोला जाएगा। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारे यहाँ लोगों ने क्या अपना के रखा है, हमारे यहाँ लोगों ने फेडरल सिस्टम को अपना के रखा है, जहाँ पर स्टेट क्या, जहाँ पर सेंटर क्या स्ट्रांग है, जहाँ पर सेंटर क्या है, देखिए केंद्र सरकार मजबूत है ना, मेजर जो डिसीजन है, मेजर जो पॉलिसी है, मेजर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो सेंटर है वही करता है। गारंटीज फंडामेंटल राइट टू सीजन, देखिए आपके जो राइट्स हैं, हाँ, आपके जो राइट्स वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए आपको राइट दिया गया है, राइट टू स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है, और अगर आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, हाँ, इसका मतलब क्या, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल करते करते आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका क्या हुआ, वायलेशन हुआ है,
तो वहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर न्याय दिया जाएगा। तो उसके लिए जो संविधान है वो आपको क्या देता है, गारंटी देता है कि नहीं आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होगा, कोई भी सिटीजन हो। एंश्योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ कैसी गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि एक पार्लियामेंट है जिसमें क्या है, 2-2 हाउसेज है। क्या है, 2-2 हाउसेज है। एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लोगों को रिप्रेजेंट करती है। लोगों मतलब कि जो जनता वोट देके अपने लीडर को भेजती है। और एक राज्यसभा है, राज्यसभा में कौन है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। राज्य मतलब जितने भी 28 स्टेट्स हैं, उस 28 स्टेट्स के लोग कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी हमारी जो सरकार है वो किस तरह की सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब कि प्रॉपर 2 हाउसेज चलते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट एनी 3 चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। देखिए 3 चैलेंजेस होते हैं, 3 चैलेंजेस आते हैं, या फिर नहीं 3 चैलेंजेस नहीं आते हैं। आप 3 चैलेंजेस बताइए जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन कराते समय में दिक्कतें आती हैं, 3 कठिनाइयाँ आती हैं, 3 दिक्कतें आती हैं जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। सबसे पहले क्या आती है, मिसयूज ऑफ मनी पावर। लोग क्या करते हैं, पैसा देकर 500 रुपया देकर, एक साड़ी देकर या फिर और भी पैसे वगैरह का मिसयूज कर कर, या फिर वो बोतल वगैरह देकर ऐसी चीजें करवा कर कहीं ना कहीं वोट वगैरह लेने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिस यूज ऑफ पावर टू बाई वोट्स, वोट्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं। यही क्या है, चैलेंजेस हैं कि नहीं, चुनौतियां हैं कि नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते समय इंडिया में। तो 3 ऐसी चीजें आपको लिखनी है। तो पहला क्या हो जाएगा, मिस यूज ऑफ पावर टू बाई वोट्स, वोट बाई करने के लिए पैसों का गलत यूज करते हैं। यूज ऑफ कास्ट, रिलीजन और वायलेंस टू इन्फ्लुएंस वोटर्स, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अहिंसा के नाम पर, ये सब चीजों को प्रभाव डालता है वोटर्स के ऊपर। क्या नहीं, हम आप हमारे जात के हैं, आप हमारे धर्म के हैं, ये हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म, मतलब ये सब सारी चीजें होती हैं। इन सबसे भी वोटर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फेक वोटिंग टू बूथ कैप्चरिंग सम एरियाज। देखिए बूथ मतलब क्या होता है, बूथ मतलब जहाँ पर वोट डाला जाता है वहां पर फेक वोटिंग करवाने लगते हैं लोग। एक ही नाम के लोगों से, एक ही नाम के लोग से 10 बार वोटिंग करवा देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते टाइम में। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं हो पाता है। गिव 3 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप क्या होता है, सप्रेस फ्रीडम फ्रॉम स्पीच एंड, देखिए सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच इन प्रेस। अब डिक्टेटरशिप एक तानाशाह होता है जो अपनी बातों को रखता है और उसकी बातें सर्वोपरि होती हैं। कंसंट्रेट पावर इन वन पर्सन, मतलब कि देखिए अब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में क्या एक लोगों के पास पावर है, नहीं। सेंटर में अलग है, स्टेट में अलग है, लोकल बॉडीज में अलग है। तो पावर क्या है, सेपरेशन है कि नहीं, पावर का डिवीजन हुआ है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर डिक्टेटरशिप में क्या हो रहा है, पावर कंसंट्रेट की है एक लोग के हाथ में, 1 पर्सन के हाथ में क्या है, पूरी पावर कंसंट्रेट करके रखी है। पूरी जो पावर है वो एक ही इंसान के हाथ में आ गई है, जिसको बोला जाता है डिक्टेटरशिप। और लीडिंग टू मिसयूज। अब देखो आप ही सोचिए, अगर आपको पूरी पावर दे दी जाए, आपको पूरी पावर दे दी जाए, तो आप क्या करेंगे, उसका मिसयूज करेंगे कि नहीं। कोई भी इंसान रहेगा उसका मिसयूज करने लगेगा, ठीक है। पीपल कैन नॉट क्वेश्चन और चेंज देयर रूलर्स पीसफुली। अब देखिए एक बार जब डिक्टेटरशिप आ जाती है, जब तानाशाह आ जाता है, तो वो अब उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है। तो वहां पर जो लोग होते हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो अपने रूलर को क्या कर पाए, चेंज कर पाए। तो ये सारे आर्गुमेंट्स होते हैं डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, लेकिन आप क्या करिएगा, आप ये भी कर सकते हैं कि यूट्यूब में ये वीडियो जाएगी तो आप अपने जो वो स्पीड है, स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। थोड़ा सा कम कर लेंगे तो मे बी चीजें और सही हो जाए। अब अगला इकोनॉमिक्स आ जाता है, ठीक है। आपका सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, अब इकोनॉमिक्स आ जाते हैं। ज्योग्राफी भी हो गया, ये अब मुझे लग रहा है लास्ट आखिरी बचा है। हाँ, यही 2 चैप्टर बचा हुआ है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ देखिए, हाँ, अगला क्या, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल देखे थे कि नहीं हम लोग। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, मैन मेड टूल्स मशीन। ह्यूमन कैपिटल पीपल्स स्किल। देखिए फिजिकल कैपिटल मतलब मैन मेड। अब मैन मेड मतलब कि जो इंसानों ने बनाया है, जो किसने बनाया है, इंसान ने। अब उसमें क्या आ जाता है, मशीन आ जाती है, टूल्स आ जाती है, जिसको जो ट्रैक्टर वगैरह होगा ना, ट्रैक्टर भी आपका क्या है, एक फिजिकल कैपिटल है। अब ट्रैक्टर को कौन बनाएगा, मैन मेड बनाएगा, मतलब मैं आदमी बनाएगा। अब जैसे ह्यूमन कैपिटल है, अब ह्यूमन कैपिटल क्या है, जैसे कोई इंसान है, हम वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, तो वो कुछ बनाना सीख गया ना। अब कुछ बनाना सीख गया तो मतलब वो क्या है, अब वो ह्यूमन कैपिटल है। मतलब उस इंसान के अंदर क्या आ गई, स्किल आ गई। अब कोई एक ऐसा पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, हम जैसे कि हम लोग कहानी देखे थे कि नहीं, सकल और विलास की। तो विलास क्या कर रहा था, मछली बेच रहा था। तो मछली बेच रहा था, तो मछली बेचने में कोई स्किल है क्या, उसके पास स्किल नहीं है, तो वो क्या ह्यूमन कैपिटल है, नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है। फिजिकल कैपिटल कैन बी ब्राउट, ह्यूमन कैपिटल इज डेवलप्ड बाय एजुकेशन एंड हेल्थ। देखिए फिजिकल कैपिटल तो आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है इसको डेवलप किया जाता है। कैसे डेवलप कर पाएंगे, एजुकेशन और हेल्थ से। सकल जो था वो ह्यूमन कैपिटल बना। अब ह्यूमन कैपिटल कैसे बना, वो पढ़ाई लिखाई किया, एजुकेशन लिया, वो इंजीनियर बना,
वो कोई नया चीज़ डिज़ाइन किया जिसकी वज़ह से सैलरी बढ़ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो एक ह्यूमन कैपिटल है। अब फिजिकल कैपिटल गिव्स आउटपुट डायरेक्टली। अब जैसे फिजिकल कैपिटल है, एक बड़ी सी मशीन रखी गई है, आप उसमें कुछ इनपुट डालेंगे तो आपको तुरंत वो आउटपुट निकाल के दे देगा डायरेक्टली। कुछ डालेंगे आप, बना के आपको दे देगा। ये फिजिकल कैपिटल है। अब ह्यूमन कैपिटल क्या इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? अपनी प्रोडक्टिविटी इनकी इंप्रूव करता है। राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 3 ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं? देखिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज़ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। देखिए, बेसिकली जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं ना, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें 8 घंटा कंपल्सरी है। 8 घंटे से आपको 1 घंटा ज़्यादा काम नहीं करवाएगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 8 घंटा ड्यूटी है, तो 8 से 9 भी हो सकता है, 9 से 10 भी हो सकता है। ये नहीं है। तो कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है। ठीक है? अनऑर्गनाइज़्ड में कोई फिक्स आवर्स नहीं है, लेकिन ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में क्या है, आपके पास फिक्स्ड वर्किंग आवर है। अगर 8 घंटा आपको ड्यूटी करना है, तो 8 ही घंटा करना है, 8 से 9 नहीं जाएगा। ठीक है? ऑर्गनाइज़्ड ऑफर जॉब सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब देखिए, जो ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर होते हैं, वहाँ वहाँ से आपको क्या मिलती है? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब कि आपकी कभी जॉब नहीं जाएगी। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो गवर्नमेंट आपको नहीं निकालेगी। आपको टाइम टू टाइम आपके अकाउंट से पीएफ कटेगा। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, मतलब आपके जब आप छोड़ के जाएँगे, तो आपके अकाउंट से जो भी 2000, 1000, 3000 अकॉर्डिंग टू योर सैलरी जो भी पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, वो एक बार में आपको बल्क में मिलेगा, तो वो भी तो एक काम आपका सिक्योरिटी का ही काम करेगा, हाँ? और भी बहुत सारे बेनिफिट प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब कि आपको घर रहने के लिए पैसा मिल जाएगा, आपको गाड़ी के लिए पैसा मिल जाएगा। अगर ऑफिसर रैंक पे हैं, तो आपको नौकर मिल जाएँगे, आपको टेलीफ़ोन मिल जाएगा, तमाम चीज़ें मिल जाएँगी, हाँ। अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर लैक्स सिक्योरिटी। अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में क्या होता है, सिक्योरिटी की कोई लैक मतलब कमी रहती है। अनऑर्गनाइज़्ड में क्या है, जो भी कोई प्राइवेट में काम कर रहा है भई, ना जाने का टाइम है, ना आने का टाइम है, कभी भी लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, चलो हटो, टाइम अप। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फॉलोज गवर्नमेंट रूल्स। देखो, जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं प्रॉपर गवर्नमेंट। अब देखो, जो टाटा कंसल्टेंसी हो गई ना, जैसे टाटा वगैरह हो गया या फिर रिलायंस विलायंस हो गया, ये सब प्रॉपर गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड डज नॉट। अब अनऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं, वो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसीलिए इनको कहा जाता है कि मतलब कि वो छोटे लेवल पे होते हैं। अब अगला देख लेते हैं। व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर अ मेजर चैलेंज इन इंडिया। आज के समय में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एक मेजर चैलेंज सामने दिख दिख के आ रहा है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर चैलेंज दिख रहा है? तो वेस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज। कहीं न कहीं जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी आज कोई भी वैल्यू नहीं है, वो एक तरफ से बेकार ही समझ लो। लीड्स टू पॉवर्टी एंड लो लिविंग स्टैंडर्ड। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास कोई भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो आप गरीबी की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपका स्टैंडर्ड एकदम लो हो जाएगा। क्रिएट सोशल अनरेस्ट एंड इनइक्वालिटी, और जिसकी वजह से इनइक्वालिटी भी लोगों के अंदर आ जाएगी। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन 3 वेज़ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। अब रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट कैसे और क्रिएट हो सकती है? प्रमोट इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है? डेवलप कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है, अगर डेवलप करेंगे, घरों में काम करना या फिर कहीं पत्तल बनाने वाली दुकान करके, मतलब ऐसे ही सारी चीज़ें छोटी-छोटी। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, स्टोरेज फैसिलिटीज़। स्टेट स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग। देखो, मैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, एज़ सच उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और जिसके ऊपर खूब ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? देखो, एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर जो विलेज है, उसके 4 फीचर्स क्या हैं? वेल कनेक्टेड रोड्स और ट्रांसपोर्ट। जो मैंने कहानी सुनाई थी पालमपुर विलेज की, उसमें क्या थे? जो रोड और ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट मतलब कि आपके गाँव जो रोड है, वो प्रॉपर अच्छी तरीके से आप हर चीज़ लेके आ जा सकते हैं। हाँ? तो वेल कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन, बिज़नेसमैन के पर्पज़ से भी सारी चीज़ें सही थी। मल्टीपल क्रॉप्स ग्रोन यूजिंग मॉडर्न मेथड्स। ये सब बहुत समझाने की चीज़ें नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, सब आसान-आसान है, क्या बताऊँ इसमें? पढ़ लेना खुद से। देख लेते हैं इसमें मेंशन 3 सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर। इरिगेशन के सोर्सेस क्या थे पालमपुर में? ट्यूबवेल्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल चल रहा है। पर्शियन व्हील लिफ्टिंग वाटर, पर्शियन व्हील चक्का चल रहा है, जिससे पानी निकल रहा है कुएँ से। इरिगेशन कैनाल, नहरें से पानी की सिंचाई हो जा रही है। देखो, ये सब एक-एक इसमें लिखे, लेकिन आप इसको प्रॉपर अपने वर्ड में लिखिएगा। राइट 3 पॉइंट्स टू शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेज इकोनॉमी, सच इम्पोर्टेंट नहीं है। कंपेयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। चलिए ठीक है। यहाँ पर मैं वीडियो को अब क्लोज़ कर रहा हूँ और ये मैं अपलोड कर देता हूँ। आप लोग इसको देखिए।